इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बहन भाइयों ने धर्मवीर भाई की राम राम। भाइयों, किसान वाणी कार्यक्रम का एक मकसद लेकर के हम चले हैं कि हम आपके साथ वो जानकारियां साझा करते चलें जिनसे आप की आमदनी में फ़ायदा हो, आपके ज्ञान में इजाफा हो और आपके खेतों में फसलें जो हैं वो निरोगी फसलें लहराएं, ज़्यादा और भरपूर आप हर फसल का उत्पादन ले पाएँ। इस कड़ी में आज हमने फसल चुनी है गन्ना, कि जो गन्ने की फसल है और ये जो सर्दी का मौसम है, इस वक्त गन्ने की फसल को क्या कुछ देखभाल की ज़रूरत है, इस बारे में हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। भाइयों, गन्ने की जो खड़ी फसल है, इस दिसंबर के मौसम से लेकर के और मार्च के महीने तक, यानी कि ये जो 3-4 महीने का समय है, इसमें कई कीट फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि तराई बेधक है या दीमक है या स्केल कीट है। तो ये फसल की कटाई के बाद जो सूखे गन्ने के पत्ते हैं उनको अगर नष्ट कर दें तो ये कीट नहीं लगता और फसल अवशेष खेत में पड़े रहने से दीमक लगती है और ये जो बेधक कीट हैं इनको बढ़ावा मिलता है। जहाँ तक बात आई स्केल कीट की, तो इस कीट का आक्रमण गन्ने में पोरी बढ़ने के साथ ही साथ शुरू हो जाता है और इस स्केल कीट के जो शिशु हैं वो पोरियों पे झुंड बना करके और चिपक जाते हैं। फिर बाद में अपने शरीर पे मोम की तह जमा लेते हैं और जो बच्चे हैं वो पोरियों से रस चूस करके को गन्ने को नुकसान पहुंचाते हैं। तो स्केल कीट से जो ग्रसित फसल की जो पिड़ाई है उसकी हमने कोशिश ये करनी चाहिए कि जल्दी कर लें, सीधा सा तो इंतज़ाम है ये। और दूसरा ये कि फसल की कटाई ज़मीन की बिल्कुल सतह के साथ से करें और कटाई के बाद जो सूखी पत्ती बचे और जो सूखे गन्ने के फाने बचें उनको जल्दी से जल्दी खेत से बाहर निकाल करके या खेत के अंदर ही जला दें। और ज़्यादा अगर ग्रसित फसल है इस कीट से तो फिर गन्ने की फसल की जो मोटी फसल है वो मोटी फसल के लिए ऐसी खेत के गन्ने को नहीं रखना चाहिए। ये भी एक इलाज है उसका। और बिजाई के लिए साफ़ सुथरे जो बीज हैं गन्ने के उन्हीं का चुनाव करेंगे तो फिर हम काफ़ी हद तक इस बीमारी से, इस कीट से बच सकते हैं। तो ये तो बात रही हल्की हल्की के भाई हल्की फुल्की हम जो कर सकते हैं, लेकिन इस कीड़े का जो नियंत्रण है वो तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये है कि ये कीड़ा ख़ास तौर से गन्ने के निचले भाग को नुकसान करता है और जिसकी वजह से इसके जो गन्ने के गुण हैं और जो इसके मिठास है उस पे दोनों पे ही असर उल्टा पड़ता है। तो इसके पूरे नियंत्रण करने के लिए हमने एक तो ये करना चाहिए कि स्केल कीड़ाग्रस्त जो खेत हैं या क्षेत्र हैं उनमें पेस्ट एक्ट लागू हो और ऐसे खेतों से बीज दूसरे खेतों में ना लगाया जाए या कह लोगे भी उस इलाके का बीज दूसरे इलाके में भी ना भेजा जाए। और इस तरीके से जो इस कानून में आए जो क्षेत्र से ईख पिड़ाई के लिए गन्ना मिल जो है
या खांडसारी है या गुड़ बनाने वाले जो दूसरे क्षेत्रों में इसकी जो स्केल कीट है इसकी फसल को, इससे प्रभावित फसल को ना ही भेजें तो अच्छा है, उससे ये कीट जो है आगे नहीं फैल पाएगा। और बिजाई के लिए हमने स्वस्थ बीज लेना है, ये तो हम पहले ही कह चुके। और फिर एक काम और कर सकें कि हम बीज को 0.1% मैलाथियान दवाई ले लें, 20 मिलीलीटर मैलाथियान 50 सीसी ताकत की और 10 लीटर पानी, इस तरीके के घोल में हम बीज को डुबा करके 20-20 मिनट डुबा करके और फिर निकालें तो उससे भी ये स्केल कीट जो है ये काबू में आवेगा। और कीड़े से ग्रसित जो क्षेत्र हैं उनमें केवल एक मोडी ही लेने की इजाज़त हो ताकि ये जो कीट है ये आगे ना बढ़ सके। और इस तरह की फसल जो गन्ने की फसल है उसकी कटाई के तुरंत बाद सारी पत्तियों को और नए फुटावों को खेत में ही जड़ा देना चाहिए। और एक इलाज ये उसके भाइयों के गन्ने के जो निचले भाग से 2 से 3 बार पत्तियां उतारें, और जब कीड़े का आक्रमण शुरू हो या फिर जब फसल 6 से 8 महीने की हो तो संभव हो तो पत्ती उतारने के बाद फिर 0.1% मैलाथियान के घोल का फसल पर छिड़काव करें। और इन कीड़ों की जानकारी के लिए हम एक ऐसा आपस में मिल कर के, क्षेत्र के किसान आपस में मिल कर के और एक ऐसा प्रोग्राम बना सकें कि ये किस तरीके से बढ़ रहा है कीट और किस दिशा में बढ़ रहा है, तो उस तरीके से फिर उसका इलाज भी होगा, उसके रोकथाम के उपाय भी उसी ढंग से करने पड़ेंगे। और उन कीड़ा ग्रसित जो क्षेत्र हैं जहाँ पानी खड़ा हो रहा हो तो वहाँ पानी को तो ज़रूर निकालें, क्योंकि ये पानी के ज़रिए भी कीट फैलता है। तो हम एक और बात बता दें भाइयों कि गन्ने की फसल को बढ़ाने के लिए कुछ संकेत दे रहे हैं, आप उनको लागू कर ही रहे होंगे क्योंकि हमारे किसान भाई आज बहुत ज्ञान से भरपूर हैं, पर हमारा तो फ़र्ज़ आपके ज्ञान में और इजाफ़ा करने का है। तो हम बता रहे हैं कि भाई जो जितने भी क्षेत्र हैं गन्ने के, तो गन्ने की सिफारिश की उन्नत किस्में जहाँ जहाँ के लिए जो किस्म बताई गई है तो उनका इस्तेमाल करें, उन्हीं को बोवें। और रोगों और कीड़ों से जो रहित स्वस्थ बीज है गन्ने का उसको इस्तेमाल में लें बोने के लिए। और गन्ने की पोरियों का फफूंदनाशक मर्क्यूरिल दवाइयों से बिजाई के समय उपचार जरूर करें। और बीज का जो मात्रा है उसकी उपयुक्त मात्रा इस्तेमाल में लें। बोन लगाएं तो उचित फासले पे बोवें, एक उपयुक्त फासले पे बोवें। अगर हम समय से बिजाई करते हैं ना भाइयों किसी भी फसल की, तो उससे भी हमारी जो फसल है वो अच्छा उत्पादन देती है। तो ठीक से समय से बिजाई करनी चाहिए। और नाइट्रोजन और फास्फोरस वाले जो खाद हैं वो पर्याप्त मात्रा में खेत में होने चाहिए, ठीक समय पे देने चाहिए। मतलब खुराक भी देनी चाहिए और खुराक ठीक टाइम पे भी देनी चाहिए। जैसे अब सर्दी का समय है तो घरों में गूंद गाल लिया, क्योंकि ये देही में लगेगा, ये जान देवेगा। कोई गूंद अगर कोई गर्मी में गाल है तो उसको समझदार नहीं कहते, तो वही खुराक फिर वो गर्मियों में नुकसान कर जाए। तो ठीक इसी तरीके से समय सिर उपयुक्त खाद की मात्रा फसल में, गन्ने की फसल में भी देनी चाहिए। गर्मियों में तो आप जल्दी जल्दी पानी देते ही हैं, सिंचाई करते ही हैं, करनी भी चाहिए। लेकिन सर्दियों में जैसी फसल को ज़रूरत हो उसके हिसाब से ही हमने फसल को सिंचाई करना है। और समय समय पे जो कीड़े हैं या बीमारी हैं उनकी रोकथाम भी बड़ी ज़रूरी है। तो जब बात आई बीमारी की, तो गन्ने की फसल में एक रोग लगता है रत्ता रोग। ये एक फफूंदी के कारण लगता है और इससे पत्ते पीले पड़ जाते हैं, गन्ना पिचक जाता है, उस पर काले दाग पड़ जाते हैं, गन्ना बीच में से लाल हो जाता है और जिसकी वजह से सफ़ेद आडी पट्टियाँ दिखाई देती हैं और गन्ने में से ऐसी सड़ैंद आती है, ऐसी बदबू आती है जैसे शराब में से आती हो। तो इसका रोकथाम करने के लिए जैसे कि हमने आपसे पहले गुजारिश करी कि रोग रहित बीज का चुनाव करें और बीज का उपचार जरूर करें। और फसल से रोगी पौधे निकाल करके उनको नष्ट करना चाहिए और सारे का सारा पौधा ही निकालना चाहिए। खेत में बो दिया आपने, फसल बो दी, फिर आपने देखा कि इस एक गन्ने के पेड़े में मतलब ना बीमारी लग गई, भाई उसको पाड़ लो,
उसको जड़ समेत पाड़ लो, और बीमारी वाली जो फसल है उसको जल्दी से काटें और नष्ट करें। और बीमारी वाले खेत की फिर मोटी फसल तो लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता, और 1 साल तक अगर हो सके तो उस खेत में फिर ईख लेना भी नहीं चाहिए। तो सूखा रोग भी लग जाता है फसल में, गन्ने की में, ये भी फफूंद से होता है। पत्ते इसमें सूखते हैं और गन्ना जो है वो अड़का और खोखला हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या रोकथाम कर सकें कि बिजाई के समय स्वस्थ पोरियों का इस्तेमाल करें, रोगी ना हो पोरी, और रोगी खेत में कम से कम 3 साल तक जो है गन्ना ना लगा करके कोई और फसल चक्र अपना लें, जिससे कि ये बीमारी जो है फफूंद की खेत में से जड़ समेत नष्ट हो जाए। एक बीमारी आती है भाई गन्ने की फसल में, कंडवे की, जिसको स्मट भी कहते हैं, ये भी फफूंद की बीमारी है। तो इसमें भी फसल में अगर जो पेड़े आपको नज़र आएंगे तो फिर करना क्या है कि पौधों, जो ऐसे पौधे हैं जो रोग से ग्रसित हो गए, गोब से चाबुक जैसी इसमें से पत्तियाँ सी निकलती हैं, जिसमें काले रंग के बीजाणु चांदी रंग की झिल्ली से में भरे रहते हैं, ये इसकी पिछाड़ है। तो रोग से ग्रसित पौधों से कल्लों का फुटाव हो जाता है और वे बोने रह जाएं। तो ऐसे रोग के जो पौधे हैं उनको हमने निकालना है, रोगी पौधों को फसल में से, और उनको नष्ट करना है, और नम उष्ण विधि से बीज को उपचारित करके और फिर नर्सरियों में बो के और फिर हमने बोना चाहिए, ये इसका इलाज है। तो ये थी चर्चा गन्ना फसल के बारे में कि हम अपनी गन्ना फसल की देखभाल किस तरीके से करें। तो अब करेंगे भाइयों मनोरंजन और सुनेंगे ये रागनी वेद प्रकाश आलमपुरिया और उनके साथियों की आवाज़ में। आइए सुनते हैं। बोली करया गोल गोपिया प्यार खड़े मारे, ये बाड़ी ईख जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला करया गोल गोपिया प्यार खड़े मारे, बाड़ी ईख जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला। देखे महिमा घटी समुद्र की जब रावण बस पड़ो, महिमा घटी समुद्र की रावण बस पड़ो, और दूर खेत का जाना से मारे खेत पड़े 2 कोस पड़ के, कोस टपकर अन्यार बीत के जम्फर और सलवार ओढ़ना हो गया गीला बाजरा पाकरा लीला। गया गोल गोपिया चार खड़े मारे, बाड़ी सलवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा पाकरा लीला। देखे इसी बकूंगी काल जड़े के कीड़े झड़े जकाना के, इसी बकूंगी काल जड़े के कीड़े झड़े जकाना के, और मैं इतबार करा ना करती तेरे किसे बेईमाना के, मारे से दाना के प्यार तू करते या पाकी खड़ी जवार बीच में पटवारी कीला बाजरा पाकरा लीला। गया गोल गोपिया चार खड़े मारे, बाड़ी जवार बाजरा पाकरा लीला बाजरा
शाम तलक मैं देखूं तेरे जिसे शाम तलक मैं देखूं तेरे जिसे और शर्टी चाप के करे गुजारा हो जमींदारी से हम करे जा खुबा छोड़े रहा खेता में दिन रात हमारा से रोज का हिला बाजरा बाजरा लीला करे गोल गोपिया चार खड़े मरे बाड़ी एक जवार बाजरा बाजरा लीला बाजरा बाजरा लीला मेहर सिंह कहे चल जाए क्यों करे रा खाना सो मेहर सिंह कहे चल जाए क्यों करे रा खाना सो इस जमींदार ने जीत प्यारे होश डांगर ढोर मारे डांगर जारे पार भरोटे लारे से दो चार पाड़ के यो सामक मोर दिला बाजरा बाजरा लीला करा गोल गोपिया त्यार खड़े मारे बाड़ी एक जवार बाजरा बाजरा लीला बाजरा बाजरा लीला तो ये थे वेद प्रकाश और इनके साथी। भाइयों, कल के किसान वाणी कार्यक्रम के बारे में आपको सूचना दे दें कि कल हम 2 जानकारियां लेकर के आपकी सेवा में हाजिर होंगे। एक जानकारी होगी डेयरी व्यवसाय के बारे में कि डेयरी व्यवसाय को किस तरीके से हम लाभदायक बना सकते हैं। दूसरी हमारी जानकारी होगी आलू की फसल के बारे में कि इस मौसम में आलू फसल की जो देखभाल है वो किस तरीके से की जाए। तो मौसम की जहाँ तक बात है कि आज मौसम जो है अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, तो वहीं न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड होया। कल के तापमान के बारे में पूर्वानुमान ये है कि अधिकतम तापमान घटेगा, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। संभावना ये भी है भाइयों कि कल आसमान में बादल छाए रहेंगे। तो ऐसे में आप अपनी फसलों की, आप अपने पशुओं की, आप खुद अपनी देखभाल का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि ये सर्दी का मौसम है और इसमें मौसम जब बदलता है तो मौसम बदलने के तुरंत बाद हमने अपना इंतजाम करना ही करना है। अब चर्चा करेंगे भाइयों कि इस मौसम में यानी पतझड़ में बाग लगाने वाले जो भाई हैं तो कौन कौन से बाग लग सकते हैं और उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आपके साथ साझा करना चाहते हैं। पतझड़ वाले पौधे सर्दी शुरू होने पर पत्ते गिराने लगते हैं और धीरे धीरे फिर इन पेड़ों के जो पत्ते हैं इनके सभी पत्ते गिर जाते हैं। ऐसी हालत में पौधे का रस भी बहुत धीमी गति से हो जाता है शुरू, और इस प्रकार पौधा एक सोई हुई अवस्था में रहता है। दोबारा फुटाव फिर इसका जाकर के जनवरी फरवरी के महीने में होता है। तो अगर नए फुटाव से पहले पौधशाला में से ऐसे पौधे लेकर लगा दें तो उनके साथ जो है गाची की ज़रूरत नहीं पड़ती और नंगी जड़ों के साथ पौधे को ले जा करके हम लगा सकें। तो अंगूर है, अनार है, सहतूत है, आड़ू है, अलीचा और नाशपाती, ये सारे के सारे पौधे पतझड़ वाले फलदार पौधे हैं। बेर इस श्रेणी से बाहर है, बेर नहीं आता, लेकिन इस मौसम में इसको भी हम नंगी जड़ों से लगा सकते हैं। तो बाग लगाने के लिए भाइयों आप जानते ही हैं कि जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली दोमट मिट्टी होनी चाहिए और भूमि का जो जल स्तर है वो 10 फुट से नीचे हो और भूमि में 6 फुट तक कोई कंकर पत्थर ना हो। और फिर भी इसके लिए मिट्टी की जांच अगर करा लें बाग लगाने से पहले तो सोने पे सुहागा रहता है।
तो जलवायु के अनुसार आड़ू, अलीचा और नाशपाती को नमी वाले इलाकों में, जैसे कि पंचकूला जिला होया, अम्बाड़ा होया, यमुनानगर जिला है, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल के भी कुछ भाग हैं, और जींद और सोनीपत में हम लगा सकते हैं। तो जो हरियाणा के फिर बाकी जो दूसरे इलाके हैं उनमें हम बेर भी लगा सकते हैं, अंगूर, अनार और शहतूत भी लगा सकते हैं। तो इसके लिए हमने खड्डे तैयार करने पड़ेंगे। खड्डे खोदने का काम पौधे लगाने के करीब 20 दिन पहले कर लेना चाहिए, और जो खड्डा है वो 3 फुट गहरा और 3 फुट चौड़ा होना चाहिए। ऊपर वाली जो 1.5 फुट की माटी है वो अलग रख लेनी चाहिए, क्योंकि जो खड्डा भरते समय फिर इसमें बराबर की जो खाद मिला के गोबर की सड़ी गली और 30 से 50 मिलीलीटर उसमें क्लोरोपाइरीफास 20 EC भी मिला दें। 1 लीटर पानी में घोल बना करके वो उसको पौधे में जब लगाएं तो उसको ज़रूर डालना चाहिए, और ताकि इसमें जो ये दीमक है उसकी समस्या ना हो। तो पानी लगावें और बत्तर आने पर ज़रूरत पड़ेगी फिर उसको बाकी माटी से भी भर दें। तो पौधों का चुनाव किस तरीके से करना चाहिए भाई? रोगी और मध्यम बढ़वार के पौधे अर्थात कच्ची शाखा वाले छोटे पौधे या तो 2 साल पुराने पौधों का चुनाव ना करें, रोगी पौधे का चुनाव ना करें, मध्यम बढ़वार वाले पौधे का भी चुनाव ना करें। लेकिन आड़ू, अलीचा और नाशपाती में अगर पौधे 2 साल के भी हों तो भी लगाए जा सकते हैं। पौधे को नर्सरी से निकालते समय ध्यान रखें कि अच्छी तरीके से जड़ें जो हैं वो मिट्टी से गहराई से निकल जाएं, खोद ली जाएं। तो बात आई कि भाई किस्में कौन कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि किस्मों का बड़ा इसमें अहम रोल रहता है कि भाई अच्छी किस्म मिल गई तो फिर पौ बारा, और अच्छी किस्म नहीं मिली, पौधा भी पाड़ लिया और उसके फसल बढ़िया नहीं आ रही, तो फिर वो जो बागवान भाई है उसको नुकसान रहता है। तो किस्मों की अगर हम बात करें तो अंगूर की अगर बात करें तो अंगूर में परलेट किस्म जो है वो सबसे अच्छी किस्म मानी गई है। ये पकने में अगेती और 120 कुंटल प्रति एकड़ तक की पैदावार दे देती है कि 120 कुंटल 1 एकड़ से। दूसरी किस्म है ब्यूटी सीडलेस, ये बैंगनी रंग की अगेती किस्म है। तीसरी अंगूर की किस्म है डिलाइट, चमकदार गुच्छे होते हैं इसके, मिठास वाली किस्म है। चौथी किस्म है इसकी थॉमसन सीडलेस के गुच्छा लंबा, अंगूर बड़ा लंबा, मिठास ज़्यादा, पछेती पकने वाली किस्म लेकिन पैदावार कम। अंगूर की बेल चढ़ाने की भी 4 विधियाँ हैं भाइयों, हैं, परंतु सबसे अच्छी जो तरीका है या विधि है वो बाबर विधि है, जिसमें करीब 40-50 हज़ार रुपये प्रति एकड़ खर्चा आता है, पर अगर हम उसको एक बार लगा दें तो फिर फसल चलती रहती है। अगर बात करें बेर की तो बेर की उमरान किस्म है, गोड़ा किस्म है, कैथली किस्म है, ये किस्में हम लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी नई नई किस्में हैं जिनको हम बागवानी विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके और उनके बारे में कि भी कहाँ से बीज मिलेगा या कहाँ से पौधा मिलेगा वो सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें अनार की तो अनार की जो उन्नत किस्में हैं वो गणेश है और कंधारी है। सतूत लगावें तो सतूत के लिए किस्म प्रभात है, फ्लोरिडासान है, शान पंजाब है, सन रेड है, शरबती है। और अलूचे की बात करें तो अलूचे में भाइयों तीतरों ये जो किस्म है इसके पौधे फैलाव वाले होते हैं, फल छोटे, गोल, गुद्दा बैंगनी रंग का और छिलका पतला और पीला होता है, और 30 से 35 किलो प्रति पौधा इससे पैदावार ली जा सकती है। एक और किस्म है अलूचे की काला अमृतसरी और एक है कटारू चक। तो ये किस्में भी काफ़ी अच्छी किस्में मानी गई हैं कि जैसे अब काला अमृतसरी है, इसका पौधा तेज बढ़वार करता है, फल मध्यम होते हैं, गोल होते हैं, दोनों तरफ दबे हुए और बैंगनी रंग के होते हैं। पैदावार की अगर बात करें तो प्रति पौधा 40 से 50 किलो अलूचा उतर आता है एक पौधे से। तो इसी तरीके बात है आलू बुखारे की, इसका पौधा भी सीधा और तेज बढ़ने वाला होता है, फल लंबा होता है, छिलका जो है इसका पीला होता है, धब्बेदार, गुद्दा लाल।
तो ज़्यादा मिठास वाला फल है। मिठास इसमें 18% तक रहती है। पैदावार की बात करें तो एक पौधे से पैदावार इसकी 40 किलो यानी 1 मन तक निकल आती है। तो इस तरीके से हम ये जो पौधों की बात कर रहे हैं, इनकी किस्मों की बात कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं कि अगर आपका इनमें से कोई भी पौधा लगाने का विचार है या पतझड़ वाला कोई बाग लगाने का विचार है तो माकूल टाइम है, माकूल समय है, अच्छा मौका है, लगाया जा सकता है। अगर हम बात करें भाइयों नाशपाती की कि भाई नाशपाती लगानी है तो फिर नाशपाती के लिए भाइयों किस्में हम बता दें आपको। एक तो पत्थरनाक आती है। तो पत्थरनाक जो है वो इसके वृक्ष फैलने वाले, तेज बढ़वार वाले और होते हैं और फल इसके गोल हरे और इन पर बारीक गोल दाग होते हैं। गुद्दा कंकड़ीला रसदार होता है, सख्त होता है। तो रख रखाव और दूर तक अगर इस फसल के हम उसको पैदावार को ले जाएं तो इससे कोई नुकसान की संभावना नहीं, खूब आराम से ले जाया जा सकता है। इसी तरह इसकी एक और किस्म है लिकोटे और बग्गू गोसा। तो ये किस्में भी बहुत अच्छी किस्में हैं। तो नए पौधे अगर आपने खेत में लगा दिए, लगाने के बाद कुछ सावधानी ज़रूर बरतें, जैसे कि पौधों को डंडे के सहारे सीधा रखें। पानी लगाने के बाद मिट्टी में दरार आवे तो तुरंत उनके ऊपर मिट्टी और रेत डालकर उन दरारों को भरें। और भाइयों बत्तर आने पर पौधे के तने के साथ मिट्टी को अच्छी तरीके से दबावें। दीमक के बचाव के लिए दवाइयों का इस्तेमाल करें। पौधों को ठंड से बचावें और वायु रोधक बाड़ लगावें कि जो बाग की जो पश्चिम और उत्तर दिशा में जंगल जलेबी, जमोआ, देसी आम, सतूत इस तरीके के पेड़े लगावें, जिससे कि इन छोटे छोटे जो पौधे आप लगा रहे हो इनकी रक्षा हो सके। तो अगर हम इस तरीके से चलेंगे तो हम ये जो पतझड़ वाले बाग लगावेंगे भी और लगा करके इन पौधों को पाल करके हम अच्छा मुनाफा भी कमाएंगे भी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? हाँ? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इसी के साथ ही किसान वाणी कार्यक्रम का ये अंक समाप्त हुआ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। धर्मवीर भाई को दे इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।